मदद करूंगा। अरे नहीं बेटा, तू कंपनी जाएगा कि घर में रहकर घर के काम करेगा? मैं तो कहती हूँ वासु, मैं तेरी शादी करवा देती हूँ। माँ, मुझे भूख लगी है। माँ। बेटा रीना, कुछ है क्या खाने का? देख तेरे भाई को भूख लग रही है। नहीं माँ, घर में दाल चावल आटा कुछ भी नहीं है। लेकिन माँ, मुझे भूख लगी है। माँ। गोलू, अभी तू जाके खेल बेटा, जब खाना बन जाएगा तो तेरी दीदी तुझे बुला लेगी। नहीं माँ, भूखे पेट मुझसे नहीं खेला जाता, मुझे खाना चाहिए। बेटा गोलू, यहाँ अपनी माँ के पास बैठ, अभी दीदी बाजार जाकर डबल रोटी लेकर आएगी तो तू डबल रोटी खा लेना, जिससे तेरी भूख मिट जाएगी। जा बेटा रीना, जा बाजार से डबल रोटी ले आ। देखना, शक्कर के खाली डिब्बे में मैंने 10 रुपए रखे थे। माँ, उसी 10 रुपए से तो मैंने सुबह नहाने का साबुन लेकर आई थी। रीना, मैंने तुझसे कल कहा था ना बेटा कि जाकर अब तू कोई नौकरी ढूंढ ले। पहले तेरे पिताजी रुपए कमा कर लाते थे, तब हमारा गुजारा होता था, लेकिन अब तो तेरे पिताजी रहे नहीं। बेटा, हमारा घर कैसे चलेगा? ढूंढ ले बेटा, तू कोई नौकरी ढूंढ ले। माँ, मैं फैक्ट्री में गई तो थी कल, लेकिन फैक्ट्री के मालिक ने कह दिया कि फैक्ट्री के काम बहुत मेहनत वाला है और उसके हिसाब से मैं अभी उम्र में बहुत छोटी हूँ। अरे बेटा, अब तो इतनी भी छोटी नहीं रह गई, पूरे 19 साल की हो गई है बेटा तू। वो तो तेरी ऊंचाई जरा कम है, इसीलिए तेरी उम्र समझ में नहीं आती। तुझे बताना तो था फैक्ट्री के मालिक को। माँ, बताया था मैंने, फिर भी उन्होंने मना कर दिया। बेटा, बाजार में ही जाकर काम ढूंढ लो। बाजार में बहुत सारी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, किसी भी दुकान में, जैसे कपड़े की दुकान हो या फिर किसी और शोरूम हो, वहाँ पर तुझे कोई छोटी मोटी तो नौकरी मिल जाएगी, जिससे हमारा गुजारा चल जाएगा। नहीं तो कपड़े सिलने का ही काम शुरू कर दे बेटा, मेरी मजबूरी को समझ बेटा। माँ, कपड़े सिलाई करने के लिए भी हमें एक मशीन की जरूरत होगी, और मशीन तो हमारे घर है नहीं। बेटा, कभी कभी तो मुझे लगता है मैं ही 4 घर का काम कर दूं, जिससे 4 पैसे आए घर में, लेकिन क्या करूं बेटा, ये समाज वाले। नहीं माँ, आपको काम करने की जरूरत नहीं है, मैं ही कल फिर से जाऊंगी काम की तलाश में। कोई ना कोई काम तो कल मिल ही जाएगा। माँ, ये है बेचारी रीना का परिवार। रीना के परिवार में रीना की माँ, रीना का छोटा भाई और एक पिता भी थे, जो अभी 7 महीने पहले ही गुजरे हैं। रीना के पिता एक फैक्ट्री में मजदूरी का काम किया करते थे। अब रीना के पिताजी के गुजर जाने के बाद रीना के घर में खाने पीने के भी लाले पड़ जाते हैं। बेचारी रीना रोज घर से काम की तलाश में निकलती, लेकिन उसे कोई अच्छा काम मिल ही नहीं रहा था। इसी तरह जैसे तैसे बस दिन बीत रहे थे। अरे कहाँ गई शांति? शांति! अरे मौसी, आप आओ ना मौसी, बाहर क्यों खड़े हो? शांति, ये क्या किया तूने? क्या हुआ मौसी, क्या किया है मैंने? शांति, रीना कोई अनपढ़ गवार नहीं है, वो पढ़ी लिखी लड़की है और उसे इस तरह दूसरे के घर में झाड़ू पोछे का काम शोभा नहीं देता। रीना ने 12वीं कक्षा तक पढ़ाई की है। क्या रीना झाड़ू पोछा करने जा रही है? मौसी, मुझे इस बात की कोई खबर नहीं थी। मौसी, रीना कई दिनों से बाहर काम की तलाश कर रही थी। रीना को मालूम है कि हमारे घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं और उसे कोई काम मिला नहीं, इसलिए उसने मजबूरी में झाड़ू पोछे का काम कर लिया होगा। समझ नहीं आता मौसी, हमारा क्या होगा? अरे कैसे पेट भरेंगे हम लोग? रीना के पिताजी के स्वर्गवास के बाद तो 1 रुपए भी घर में कहीं से आ नहीं रहे हैं, और ये पापी पेट, जब तक खाना नहीं मिलता तब तक चैन से सो भी नहीं सकता इंसान। अरे शांति, जरा धीरे से बैठ, यहाँ तेरी परेशानी का ना हल मिल गया है मुझे। कैसा हल मौसी? शांति, तू अपनी बेटी रीना की शादी कर दे। मौसी, ये कैसी बात कर रहे हो आप? अरे यहाँ घर में खाने के लाले पड़े हैं और आप शादी की बात कर रही हैं, क्या शादी फोकट में हो जाती है? अरे शांति, ये रुपए पैसे की क्यों सोच रही है तू? बस तू ये सोच ले, अगर तेरी रीना की शादी उस घर में हो गई ना, तो तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। क्या? वो कैसे मौसी? अरे मेरी पहचान में ना एक लड़का है, लड़का अच्छी खासी नौकरी करता है, उसका अपना 2 मकान है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जमीन जायदाद की भी कमी नहीं है और लड़के के माँ बाप भी नहीं है। ये सोच ले, अगर तेरी बेटी रीना की शादी हो गई ना उस घर में, तो रीना की भी जिंदगी संवर जाएगी और रीना के पीछे तुम्हारी भी जिंदगी है ना। शांति, फायदे का सौदा लेकर आई हूँ, बता क्या कहती है? और सुन ले शांति, शादी के बाद रीना तुम लोगों की मदद करेगी ना, तो लड़के को कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि वो सारी शर्त मानने को तैयार है। बस वो शादी करना चाहता है इसी साल। बहुत ही नेक लड़का है सागर, मैं उसे बचपन से जानती हूँ। लेकिन मौसी, अरे हमारी रीना में ऐसा क्या है जो इतना संपन्न लड़का हम जैसे गरीब के घर रिश्ता जोड़ेगा और मेरी बेटी को अपने घर की बहू बनाएगा? और वो भी लड़के ने हमारी रीना को देखा भी नहीं, फिर भी वो शादी को तैयार है। ऐसे कैसे हो सकता है मौसी? क्या ऐसा क्या है हमारी रीना में? देख शांति, अब मैं तुझसे कुछ झूठ नहीं कहूंगी, मैं तुझसे कोई भी बात छुपा करना तुझे धोखे में नहीं रखना चाहती। अच्छा, ऐसी क्या बात है मौसी? देख शांति, लड़के की पहली पत्नी का ना स्वर्गवास हो गया है और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। क्या? ये क्या बोल रहे हो मौसी आप? मैं ऐसी जगह अपनी रीना बिटिया की शादी कैसे कर सकती हूँ, जो पहले से शादीशुदा है तो है, जिसके पहले से तो बच्चे भी हैं। देखो शांति, रीना मेरी भी बेटी जैसी है, मैं रीना का भला सोचकर इस घर में आई हूँ। अरे लड़का बहुत ही नेक और शरीफ है, रुपए पैसों की कोई कमी भी नहीं है, और वैसे भी रीना अब छोटी नहीं रह गई, 21 साल की हो गई है रीना। और देख शांति, तू अपनी परिस्थिति भी तो देख, क्या है तेरे पास? खाने के लाले पड़े हुए हैं, घर में तेरा छोटा बेटा है, बेटी भी तेरी शादी लायक हो गई है। अगर ये रिश्ता हाथ से निकल गया ना, तो तुझे ऐसा रिश्ता कभी नहीं मिल सकता। जरा इत्मीनान से सोचो शांति,
अभी तुम लोगों के पास तो पेट भरने को रुपए नहीं है, तो फिर तुम अपनी बेटी की शादी कैसे करोगी? क्या हमारे समाज में बेटी की शादी बिना रुपयों के हो सकता है? हो सकता है शांति, सागर के भाग्य में रीना ही लिखी हो, इसलिए उसकी पहली पत्नी का स्वर्गवास हो गया हो। और उसके बच्चे भी इतने छोटे हैं ना कि सगी माँ और सौतेली माँ में कोई फर्क नहीं कर पाएंगे। जैसे रीना मेरी बेटी जैसी है ना, वैसे सागर बेटा भी मेरा बेटा जैसे ही है। मैंने भी उसे बचपन से देखा है और मैं रीना के रिश्ते के लिए इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि रीना बेचारी समय की मारी है। वो उसके दोनों बच्चों को बिल्कुल अपने ही बच्चे समझकर पालेगी पोसेगी। शांति, मैं जानती हूँ कि रीना के अलावा अगर उस घर में कोई और लड़की आई ना तो बेचारे बच्चों का जीवन खराब हो जाएगा। कमला जी शांति को खूब मनाती समझाती है और बेचारी शांति करती भी क्या, बेचारी बखत की मारी थी और परिस्थिति को देखते हुए वो लाचार थी, इसलिए वो ज्यादा कुछ नहीं कह पाई और चुपचाप इस रिश्ते के लिए हाँ कह दिया। रीना भी ये सोचकर इस रिश्ते के लिए मान जाती है कि अपने छोटे भाई को इस तरह रोज रोज खाने के लिए रोता नहीं देख सकती। रीना सोचती है कि यदि वो सागर से शादी कर लेगी तो उसका भाई रोज पेट भर खाना खाएगा और उसकी माँ भी सुकून की जिंदगी जिएगी। इस तरह बहुत विचार विमर्श करने के बाद रीना की शादी सागर के साथ बहुत सादगी से हो जाती है। रीना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना, मैं शाम को जब ऑफिस से आऊंगा तो तुम्हें मार्केट ले चलूंगा। सुनिए जी, मुझे किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, लेकिन मुझे मेरी माँ और भाई की बहुत याद आ रही है। अगर आप मुझे कुछ रुपए दे देते तो मैं माँ और भाई से मिलकर आ जाती और थोड़ी बहुत उनकी कुछ मदद भी कर देती। रीना, तुम्हें अपने मायके जाने के लिए मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, और रही बात मदद की तो मैंने तो तुम्हें तिजोरी की चाबी दे रखी है। जब भी तुम्हें अपनी माँ की मदद करनी हो तो तुम कर सकती हो, मुझे पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर तुम मायके चली जाओगी तो फिर बच्चों का क्या होगा? बच्चे यहाँ कैसे अकेले रह पाएंगे? आप बच्चों की चिंता बिल्कुल मत कीजिए जी, बच्चे भी अपनी नई नानी का घर देख लेंगे। सागर को रीना की ये बात बहुत अच्छी लगती है और वो निश्चिंत होकर ऑफिस चला जाता है और इधर रीना भी दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके के लिए निकल जाती है। माँ, माँ, अरे आओ रीना बेटा, देखो बच्चों, ये तुम्हारी नानी है। प्रणाम नानी जी। प्रणाम नानी जी, खुश रहो बेटा। अरे वाह रीना, कितने प्यारे बच्चे हैं ये तो। हाँ माँ, ये दोनों बच्चे तो अब मेरे ही हैं। माँ, गोलू कहाँ है? हाँ, गोलू अंदर ही तो है बेटा। जाओ बच्चों, अंदर जाओ, अपने मामा के साथ खेलो। ठीक है मम्मी। ये लो माँ, मैंने कुछ कपड़े लाए हैं आपके और गोलू के लिए, और इसमें 5000 रुपए भी है माँ। इस महीने का राशन ले आना आप, और गोलू की फीस की चिंता मत करना। मैं जब 15 दिनों के बाद आऊंगी तो गोलू की स्कूल जाकर उसकी फीस भी बता दूंगी। दोनों परिवार खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे थे। सागर के बच्चों को ननिहाल मिल गया था और रीना को सागर का साथ मिल गया था अपने मायके वालों की सहायता करने को। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। रीना अपने ससुराल में बहुत खुश थी और रीना की खुशी देखकर सागर भी बहुत खुश था। और धीरे धीरे 4 साल का समय बीत जाता है और इसी दौरान रीना को एक बेटा भी हो जाता है। देखो रीना, यदि तुम चाहो तो अपनी माँ को यहाँ मदद के लिए बुला सकती हो। पिंकी के नाना नानी चाहते हैं कि पिंकी को वो अपने घर लेकर जाए और पिंकी वहीं पढ़ाई लिखाई करेगी, और मैंने भी हाँ कह दिया है पिंकी की मर्जी जानकर। लेकिन वासु यहीं से पढ़ाई करेगा। ठीक है जी, कल आ जाएंगी मम्मी। सागर ने इतना क्या कहा, रीना ने दूसरे दिन अपनी माँ को बुलवा लिया। रीना, अब मैं आ गई हूँ बेटा, तू काम काज की बिल्कुल चिंता मत कर। हाँ माँ। माँ, वासु ने खाना खा लिया क्या? अरे बेटा, तू इस समय वासु की क्यों चिंता कर रही है? और वैसे भी वासु इतना छोटा नहीं रहा, भूख लगेगी तो खुद निकाल कर खा लेगा। नहीं माँ, जब तक मैं वासु को खाना निकाल कर नहीं देती वो खाता नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं आ गई हूँ, अब तू वासु की चिंता मत कर, ठीक है? मैं अभी वासु को खाना दे देती हूँ। नानी, मुझे पूरा खाना दीजिए ना, इसमें तो सिर्फ एक ही पराठा है। अरे कितना खाएगा? जितना दिया है क्या उससे तेरा पेट नहीं भरेगा? भुक्कड़ कहीं का। अरे माँ, आप ये क्या बोल रही हो वासु को? अरे सब कुछ तो है रसोई में और अनाज का भी भंडार भरा हुआ है। वासु जो भी खाना चाहता है उसे दे दीजिए। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। माँ, ये कैसा रूप देखा मैंने अभी अभी आपका? अरे वासु मेरा बेटा है, आप उसके साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती हैं? और वैसे भी माँ, अब वासु इतना छोटा नहीं रहा कि आप उसे कुछ भी कहेंगी और वो चुपचाप सुन लेगा। अब उसे अच्छे और बुरे बर्ताव में फर्क साफ साफ समझ में आता है। देखो उसे कितना बुरा लगा, वो खाना छोड़कर चला गया। अरे रीना, जरा दिमाग तो लगा, तेरे घर में सब कुछ भरा हुआ है तो तू क्या अपने सौतन के बेटे के ऊपर सब कुछ लुटा देगी? अरे तेरा अब अपना बच्चा भी हो गया है, तू क्या अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं बचाएगी? अरे दामाद जी के 2 बड़े बड़े मकान है, कल को ये लड़का बड़ा होकर अपना हक मांगेगा तो क्या तू उसे इतना बड़ा मकान दे देगी? अरे माँ, मैं कौन होती हूँ वासु को प्रॉपर्टी देने या ना देने वाली? अरे वासु के पिता में की प्रॉपर्टी में तो उसके दोनों भाइयों का ही हक होगा। अरे रीना, जरा अकल से काम ले बेटा, कितनी गरीबी देखी है हमने। और तू बता, क्या दौलत ऐसे ही तो किसी को भी दे देगी? माँ, वो किसी भी नहीं बल्कि सागर जी का बेटा है वो। ना बेटा, एक बात बता, कल को ये वासु बड़ा होकर प्रॉपर्टी के लिए तेरे ही बेटे का खून करने पर उतारू हो जाए तो? अब तो रीना की माँ सारा दिन रीना के कान भरते रहती थी कि वासु बड़ा होकर बदल जाएगा या फिर उसके बेटे का खून कर देगा। इसी तरह धीरे धीरे 1 साल का समय बीत जाता है और अब तो रीना भी अपने माँ के ही रंग में रंग जाती है। मम 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 मम। मामा बोल रहा है बेटा।
हे भगवान, कितना प्यारा बेटा है मेरा। अगर सच में वासु बड़ा होकर मेरे बेटे का खून कर दिया तो? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मैं अब माँ की सारी बात मान लूंगी। मैं अपने बच्चे को अपने से दूर नहीं होने दे सकती। अब तो रीना वासु के साथ बिल्कुल सौतेली माँ जैसा व्यवहार करने लगी थी और धीरे धीरे 7 साल का समय बीत जाता है और अब तो वासु बहुत बड़ा हो जाता है। अब तो सागर भी धीरे धीरे रीना के बदले हुए व्यवहार को समझ रहा था। सुनिए जी, मेरे भाई की शादी हो चुकी है और हमारा घर बहुत पुराना हो चुका है। उसकी छत भी खराब होने लगी है। इसलिए मैं सोच रही थी जी, यदि आप इजाजत दे देंगे तो मैं दूसरे वाले मकान पर अपने भाई और भाभी को ठहरने को कह दूंगी और जब हमें मकान की जरूरत होगी तब हम उन्हें 1 महीने पहले ही बता देंगे। वो लोग मकान खाली करके अपना दूसरा ठिकाना देख लेंगे। ठीक है रीना, वैसे भी तो मकान खाली पड़ा हुआ है। सागर के यहाँ कहते ही रीना अपने भाई भाभी को अपने दूसरे वाले मकान में शिफ्ट करवा देती है, लेकिन अपने भाई भाभी को अपने दूसरे घर में ठहराने का उद्देश्य रीना का कुछ और ही था। इसी तरह धीरे धीरे समय बीतने लगता है और एक लंबी बीमारी के चलते सागर का स्वर्गवास हो जाता है। और उधर पिंकी की भी शादी पिंकी के नानी नाना बड़े ही धूमधाम से कर देते हैं। और इधर रीना अपने साथ रहने को अपनी माँ को बुला लेती है और अब तो रीना के पूरे घर में सिर्फ रीना और रीना की माँ का ही राज था। और इधर बेचारा वासु की हालत बहुत खराब हो रही थी। रीना ने वासु की पढ़ाई अधूरी में ही छुड़वाकर उसे एक कंपनी में काम पर लगवा दिया था। दीदी, मैंने आपको कहा था ना कि आप वासु से उसकी कमाई के सारे रुपए ले लिया करो। अरे वो कंपनी में अच्छे खासे रुपए कमा रहा है, कहीं वो रुपए अपने नाम से कहीं जमा तो नहीं कर रहा है। गोलू, मुझे हर महीने वासु रुपए ला कर देता है। लेकिन दीदी, अगर वासु आपको सारे रुपए दे देता है तो अपने महंगे महंगे शौक पूरे कैसे कर रहा है? देखो दीदी, मैं बस इतना चाहता हूँ कि वासु कंपनी और कंपनी से घर का ही रास्ता जाने। अगर उसे दुनियादारी की समझ हो गई ना तो अच्छे खासे हमें प्रॉपर्टी से हाथ धोना पड़ जाएगा। अरे मैं तो कहती हूँ निकाल दे उसे घर से। बोल भाई, निकाल दूं वासु को घर से? अरे नहीं नहीं दीदी, उसको घर से निकालने की गलती मत करना आप। क्यों? घर से ना निकालूं तो क्या करूं? दीदी, वासु को घर से निकालने की गलती मत करना, क्योंकि इस घर में वासु का कानूनी हक है। अगर वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ गया ना तो आपको अच्छे खासे अपने घर से हाथ धोना पड़ जाएगा। अरे भाई, तो मैं क्या करूं? देखो दीदी, मैं तो कहता हूँ कि आप ना वासु की शादी कर दो। क्या? ये क्या बोल रहा है तू? वासु की शादी करने में कितने रुपए खर्च करना पड़ेगा मुझे? नहीं नहीं, मैं तो अपनी फुटी कौड़ी भी खर्च नहीं करूंगी मेरे सौतन के बेटे पर। अरे दीदी, बात को समझने की कोशिश तो करो आप। अरे मैं कहता हूँ कि वासु की शादी में थोड़े बहुत रुपए खर्च कर लो और कोई गरीब घर की लड़की ले आना, और उसके बाद आप वासु की पत्नी को इतना परेशान करना कि वो पति पत्नी दोनों परेशान होकर खुद ब खुद घर छोड़कर चले जाए, तो फिर आपके ऊपर कोई इल्जाम भी नहीं आएगा कि आपने उन लोगों को घर से निकाला है। अरे वाह भाई, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वाह बेटा, क्या खूब प्लान बनाया है तूने। ठीक है माँ, मैं जाकर वासु से बात करती हूँ। अपने भाई की बात मानकर रीना वासु की शादी के लिए तैयार हो जाती है और अब रीना वासु को भी मनाने लगती है कि वो शादी कर ले। वासु बेटा। जी माँ। अरे बेटा, तू रसोई में क्या कर रहा है? माँ, मैं टिफिन पैक कर रहा था। वासु देख बेटा, तू कब तक अपने हाथ से अपना टिफिन बनाएगा, टिफिन पैक करके ले जाएगा? अब देख, मेरी भी हालत अब ऐसी नहीं रही कि मैं अकेले घर का सारा काम काज कर सकूं। माँ, आप बताइए ना घर का क्या काम करना है, मैं आपकी मदद करूंगा। अरे नहीं बेटा, तू कंपनी जाएगा कि घर में रहकर घर के काम करेगा? मैं तो कहती हूँ वासु, मैं तेरी शादी करवा देती हूँ बेटा। घर में एक बहू आ जाएगी तो मुझे भी आराम मिल जाएगा और तुझे भी। नहीं माँ, मैं नहीं करना चाहता अभी शादी। अरे वासु, क्या अपनी माँ के लिए इतना नहीं कर सकते? अरे तेरी माँ को बहू की जरूरत है बेटा, और जब तक तेरी शादी नहीं होगी तब तक मैं तेरे छोटे भाई की शादी कैसे करूंगी? लेकिन माँ, मैं अपनी जिम्मेदारियाँ। बेटा, तू किसी बात की चिंता मत कर, मैं हूँ ना, मैं तेरी माँ हूँ। मैं आज से ही ना तेरी लड़की ढूंढना शुरू कर देती हूँ और जैसे ही लड़की मिलती है तो मैं फिर धूमधाम से तेरी शादी करवा देती हूँ बेटा। और वैसे भी बेटा वासु, अब तो तुम्हारे पिताजी इस दुनिया में रहे नहीं, अब जो भी जिम्मेदारी है वो मुझे ही निभानी है, तो मैं जल्दी से जल्दी अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहती हूँ। ठीक है माँ, जैसा आप ठीक समझे। सुनो माँ, वासु शादी के लिए मान तो गया है, लेकिन अब लड़की कहाँ से ले आऊँ मैं? रीना, हमारी पुरानी बस्ती है ना, वहीं से किसी लड़की को उठाकर करवा देते हैं वासु की शादी, और वहाँ के लोग तो इतना बड़ा घर देखकर शादी के लिए इनकार तो कर नहीं सकते। ठीक है माँ। रीना और रीना की माँ एक बहुत ही गरीब लड़की ढूंढकर वासु की शादी करवा देती है। देखो मधुबाला, हमारा घर जरूर बड़ा है, लेकिन मैं एक छोटी सी कंपनी में छोटी सी वेतन पर कार्य करता हूँ, और मैं तुम्हें सारी सुख सुविधाएं तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें कभी भूखे पेट नहीं सोने दूंगा। मेरे पिताजी तो इस दुनिया में है नहीं, और अब जो भी है वो मेरी माँ है। हाँ जी, मैं सब जानती हूँ। तुम्हें कैसे मालूम? सुनिए जी, आपको जन्म देने वाली माता जब जीवित थी उस समय मेरी मामी आपके घर में ही काम किया करती थी, और उनके स्वर्गवास के बाद और आपकी नई माँ के आ जाने के बाद उन्हें काम से निकाल दिया गया था, तो वो आप लोगों के घर के बारे में सारी बातें जानती है। उन्होंने ही मुझे सारी बात बता दी है। मैं उम्मीद करता हूँ मधुबाला कि तुम कभी मेरी माँ का दिल नहीं दुखाओगी और उनकी बिल्कुल अपनी माँ की ही तरह सेवा करोगी, क्योंकि अब उनके सिवा दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। हाँ जी, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, तो मैं काम पर जा रहा हूँ मधुबाला। हाँ जी, मैंने आपका टिफिन पैक कर दिया है, आप लेते जाइए। मेरी मामी ने मुझे सारी बात बता दी है कि इनकी सौतीली माँ कैसी है। यदि उन्होंने मेरे साथ पंगा लिया तो मैं तो उन्हें छोड़ूंगी नहीं, ऐसा मुंह तोड़ जवाब दूंगी।
मधुबाला, मधुबाला। जी माँ जी, अभी आई। जी माँ जी। अरे तू अब तक कमरे में क्या कर रही थी? क्या तुझे नहीं मालूम सुबह के वक्त घर में कितना काम होता है? माँ जी, जब आप सोकर नहीं उठे थे तभी मैंने घर का सारा काम कर लिया। सुबह 4 बजे उठी थी, इसलिए मुझे झपकी लग रही है, इसलिए थोड़ा आराम करने चली गई। ओ महारानी, यह सोने होने वाला रोल नहीं है तेरा। अरे दिन भर घर में काम होता है, झाड़ू पोछा बर्तन कर दिया तो क्या, बाहर गार्डन की सफाई कौन करेगा तेरा बाप? अगर तूने ना नुकुर की ना तो तुझे धक्के मार के घर से निकाल दूंगी। ये तो बड़ी अच्छी बात है माँ जी। ठीक है, आप ना मुझे अलग ही कर दीजिए, क्योंकि मेरे ससुर जी के तो 2 मकान है, तो एक मकान में वैसे भी मेरा और वासु जी का ही हक है, तो हम लोग दूसरे वाले मकान पे रहने चले जाते हैं। हाय हाय, कल की आई छोकरी, देखो तो आते ही हक जता रही है, इसे मैं मकान दे दूं। आया रीना, देख तो कितनी लंबी जमान है इसकी। मैंने तो सोचा था कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली है, यहाँ आकर मुंह बंद करके चुपचाप खाएगी और पड़ी रहेगी, लेकिन ये तो बड़े बड़े सपने देख रही है। इसे घर चाहिए, शर्म नहीं तुझे जरा भी? अरे मुंह खोलकर घर मांग रही है अपने ससुर का। क्यों क्यों शर्माएगी रानी जी? आप बताइए, क्या आपको शर्म आई थी जो आपने अपने दामाद का घर अपने बेटे को दे दिया रहने को? ए चुप कर, तू क्या जानती है, मेरा भाई रह जरूर रहा है उस घर में, लेकिन मेरे भाई ने अपने जिया जी को नगद रुपए गिने थे उस घर के, इसलिए वो रह रहा है, कोई फोकट में नहीं रह रहा है। अच्छा सासू माँ, आपके भाई ने खरीदा है उस घर को, वो भी नगद में, तो फिर आपके पास लिखा पढ़ी वाले कुछ कागजात तो होंगे ही। एक काम कीजिए, कागजात लाकर दिखा दीजिए मुझे, और यदि सच में आपके भाई ने नगद रुपए में उस मकान को खरीदा है तो उस नगद रुपए में हमें आधा हिस्सा चाहिए। समझ गई ना आप? जब तक उसमें आधा हिस्सा नहीं देंगे ना, तब तक मैं घर खाली नहीं करूंगी। और हाँ, मुझे अनपढ़ गंवार समझने की भूल मत करना, अच्छी खासी पढ़ी लिखी हूँ मैं, और ज्यादा चालाकी दिखाई ना तो आप तीनों माँ बेटे को ना जेल की चक्कियां पिसवा दूंगी मैं, समझी आप? माँ, इसे तो हमने बिल्ली समझा था, लेकिन ये तो शेरनी निकली, शेरनी। और हाँ सासू माँ, एक बात और बताते जाती हूँ मैं आपको। क्या क्या बताना चाहती हो? और हाँ सासू माँ, आपने हमारी शादी के समय जो भर भर कर अपने शरीर में गहने लादे थे ना, वो गहने तुम्हें इनकी असली माँ के हैं, और उन गहनों पर तो मेरा अधिकार है। अरे तू ये क्या बोल रही है? तुझे क्या मालूम कि वो गहने किसके हैं? अरे मेरे दामाद जी ने मेरे बेटे को दिए थे वो गहने। तू तो कल की आई है, तुझे क्या मालूम? सुनिए रानी जी, आई तो कल की हूँ, लेकिन बरसों पुरानी बातें जानती हूँ इस घर की, इसलिए आप लोग ना मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत कीजिएगा। मैं अच्छे से जानती हूँ वो सारे गहने मेरी असली वाली सासू माँ के हैं, उनके फोटो में देखा था मैंने, मेरी असली वाली सासू माँ ने पहने थे वो सारे गहने। अरे कितनी सुंदर थी मेरी सासू माँ, और वो सारे गहने मेरी सासू माँ के ऊपर कितने जच रहे थे। ठीक है ना सासू माँ, थोड़ा अच्छे से हिसाब किताब कर लीजिएगा, क्योंकि हिसाब किताब की मैं बड़ी पक्की हूँ। माँ, अब क्या करें माँ? अरे ऐसे कैसे हम सारी प्रॉपर्टी इस मधुबाला को दे दें? माँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, गोलू को बुलाओ, गोलू ही कुछ दिमाग लगाएगा। अरे दीदी, क्या हो गया? क्यों याद कर रही हैं आप मुझे? अरे भाई, बड़ी समस्या हो गई है, ये कल की आई छोकरी हमसे कागजात मांग रही है घर के। क्या? ये झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली लड़की हम लोग से हिसाब किताब मांग रही है? हाँ भाई, लेकिन अब क्या करें, तुम्हारे पास तो कुछ लिखा पड़ी है नहीं। दीदी, एक काम करते हैं, इस लड़की को ही तबका देते हैं हम, ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी। अरे क्या बकवास कर रहा है तू? एक तो मैंने पहले ही तेरी बात मानकर कितनी बड़ी गलती कर दी, अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार ली, देख अब कितनी तेज औरत आई है उसकी। तूने कहा था कि मैं पुराने जमाने की सास बनकर उसके ऊपर अत्याचार करूंगी और वो आंसू बहाते हुए अपने पति को लेकर यहाँ से निकल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो तो मुझे खून के आंसू रुलाने पर तुली है। लेकिन बेटा, कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा ना, नहीं तो ये मधुबाला हमसे सारी प्रॉपर्टी छीन लेगी। हाँ माँ, कुछ तो करना पड़ेगा। अरे मैं तो कहती हूँ तू वासु से शिकायत कर मधुबाला की, और खूब कुटवा इसे, ताकि पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो जाए और ये मधुबाला को वासु घर से बाहर निकाल दे। हाँ हाँ माँ, ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा, वरना हमें प्रॉपर्टी से हाथ धोना पड़ जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी के सारे पेपर तो वासु के ही नाम पर है। अब तो वासु की सौतेली माँ, नानी और मामा बहुत ही परेशान हो जाते हैं, और अब मधुबाला को सबक सिखाने के नए नए तरीके ढूंढने लगते हैं। लेकिन ये सीधी सादी दिखने वाली मधुबाला बिल्कुल भी सीधी नहीं थी। अरे माँ, आपको क्या हो गया? आप क्यों रो रही हैं? मैं आपको रोते नहीं देख सकता माँ, वरना आपको पता है ना कि मेरे भी आंसू आने लगते हैं। रोइए मत माँ, क्या बात है मुझे बताइए। बेटा, ये मधुबाला है ना, मधुबाला मुझ पर बहुत अत्याचार करती है, कहती है कि मैं तुम्हें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूंगी। बेटा, क्या मधुबाला की इतनी हिम्मत? मधुबाला, मधुबाला, क्या हुआ जी? ये क्या मधुबाला, तुमने मेरी माँ को घर से निकालने की धमकी दी? नहीं जी, मैंने आपकी माँ को कोई धमकी नहीं दी है। मधुबाला, मेरी माँ झूठ नहीं बोल सकती, आपके सीधेपन का फायदा उठा रही है आपकी माँ। ये क्या बोल रही हो तुम? हाँ जी, आप कुछ नहीं जानते, आपकी माँ ने झूठ बोला है, आपके साथ धोखा किया है। अरे वो तो आपको दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंकना चाहती है। क्या? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? देख ले बेटा, देख ले, अरे कितना बड़ा इल्जाम लगा रही है ये मुझ पर। अरे वासु जब 4 साल का था तब से आई उस घर में, और बिल्कुल अपने बच्चे की तरह पाला पोसा है मैंने वासु को। मुझे मालूम था कि आप मेरी बातों का कभी विश्वास नहीं करोगे, इसलिए मैंने सबूत भी रखा है अपने पास। सबूत? कैसा सबूत? हाँ बोलो, कैसा सबूत? दिखा दूं मैं सबूत? ये लो, इसमें है सारे सबूत, आप इत्मीनान से बैठकर देख सकते हैं। क्या क्या बकवास कर रही है?
कौन सा सबूत दे रही है? जब मधुबाला की सास मधुबाला को धमकी दे रही थी, तब मधुबाला ने बहुत ही चालाकी से अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर दिया था। और इधर बेचारा वासु जैसे ही अपनी माँ की सारी बात सुनता है, वासु की तो जैसे पैरों तले से जमीन हट जाता है। देखिए आपने सारी सच्चाई, इतना ही नहीं आपको बहुत कुछ बताना चाहती हूँ मैं। एक बात बताइए, क्या आपके पापा के पास धन दौलत की कमी थी? जो आपकी माँ ने आपके साथ ऐसा किया, आपकी पढ़ाई बीच में ही रुकवा कर आपको उन्होंने फैक्ट्री में काम पर लगवा दिया, वो भी इतनी कम मजदूरी पर। मधुबाला बंद कर अपनी बकवास। नहीं माँ जी, आज मैं चुप नहीं रहूंगी। आपकी सारी काली करतूत ना आज तो मैं अपने पति के सामने लाकर रहूंगी, क्योंकि मेरा पति आपको देवी समझता है, अरे भगवान समझकर आपकी पूजा करता है। लेकिन उन्हें क्या पता कि जिन्हें वो भगवान समझ रहा है वो तो असल में एक राक्षस है। आपकी सौतेली माँ ने हमेशा अपने सगे बेटे के साथ अलग व्यवहार किया और आपके साथ अलग। आप पढ़ने लिखने में इतने होशियार थे, उसके बावजूद आपकी सौतेली माँ ने आपकी पढ़ाई बीच में ही रुकाकर आपको फैक्ट्री में मजदूरी पर लगा दिया। और जहाँ आपका सौतेला भाई कितना बदतमीज और बुरी आदतों में फंसा हुआ है, उसकी पढ़ाई के लिए आपकी सौतेली माँ ने उसे विदेश भेज दिया। ये भेदभाव नहीं तो क्या है, आप ही बताइए वासु जी। मैं सिर्फ इतनी बातें नहीं जानती हूँ वासु जी, मैं तो 20 साल पुरानी भी सारी बातें जानती हूँ। आपकी सौतेली माँ ने आपके पिताजी के घर को अपने भाई को दे दिया है रहने को, और ये हमें धक्के मार के इस घर से निकालना चाहती है ताकि हम लोग दर दर की ठोकरें खाते फिरते रहें। बस बस करो मधुबाला, और आगे कुछ सुनने सहने की शक्ति नहीं है मुझ में। सुनिए जी, ये तो 1 साल की ही बात है, अभी पिछले 19 साल का हिसाब भी मैं आपको दे सकती हूँ। देख लिया रीना, सपोले को दूध पिलाने का नतीजा। मैंने तो पहले ही कहा था कि इसे या तो पहले ही मार दे या पहले ही धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दे। अरे दीदी, मैं तो कहता हूँ अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, ये दोनों को हम खत्म करवा देते हैं। बस बस करो तुम लोग। मैंने तो इस वासु को अपना ही बेटा माना था और अपना बेटा ही मानकर पाल पोस कर रही थी इसका, लेकिन माँ आपने मुझे मेरे बच्चों के खिलाफ भड़काया। देखो माँ, पाप का घड़ा आज नहीं तो कल भरता ही है। हमने पाप किया है, मैं और कुछ उल्टा सीधा नहीं करना चाहती हूँ माँ, वरना मुझे इस घर को छोड़कर दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। वैसे भी माँ, इस घर का बड़ा बेटा तो वासु ही है। माँ, आप इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती है माँ? आप उस दिन को कैसे भूल गई जब हम लोग रोटी रोटी को मोहताज थे, तब वासु के पिता ने हमारी मदद की थी। और भाई गोलू, मैं तुझसे भी विनती करती हूँ कि तू वासु के मकान को खाली कर दे और अपने रहने की व्यवस्था कहीं और कर ले। अब मुझसे कोई पाप नहीं होगा। आज रीना को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अब अपने बेटे वासु को उसका पूरा हक देना चाहती थी। तो मैं ऐसा करती हूँ दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी।